नमस्कार दोस्तों। इनफर्टिलिटी एक ऐसी समस्या है जिससे आज के समय में 10 में से 4 कपल जूझ रहे हैं और आशा वेदा हमेशा ये कोशिश करता है कि इससे जुड़ी अलग अलग समस्याओं के बारे में आपको अवगत कराया जाए ताकि आप जल्दी से जल्दी उस समस्या को समझकर कंसेप्शन की तरफ आगे बढ़ सकें। ऐसी एक समस्या है एंडोमेट्रियोसिस। बहुत बार एंडोमेट्रियोसिस जो है वो अल्ट्रासाउंड्स में डायग्नोज नहीं होती है और लंबे टाइम तक अनडायग्नोज रहने की वजह से वो बहुत क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। आज हम इसी एंडोमेट्रियोसिस और उसके कॉम्प्लिकेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो बहुत बार एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट देखने को मिलती है। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट का मतलब है कि आपके यूट्रस के अंदर ये जो हमारी यूट्राइन कैविटी रहती है इसके साथ में हमारी फैलोपियन ट्यूब्स हैं और ट्यूब्स के साथ में ओवरीज अटैच होती हैं। तो ट्यूब और ओवरी का एक रिलेशन मेंटेन रहता है। ओवरीज के अंदर हर मंथ कुछ फॉलिकल्स डेवलप करते हैं। तो जब इन फॉलिकल्स के अंदर हमारे ये जो सेंटर एंडोमेट्रियम है इसके जैसा टिश्यू डेवलप करता है तो इसके अंदर सेप्टेशंस और ब्लड कलेक्शंस आने लगते हैं जिसको हम एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बोलते हैं। ये एक तरीके का एंडोमेट्रियोसिस का सिम्टम है। अगेन मैं यही कहूंगी कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, वो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होने वाला एक कॉम्प्लिकेशन है। इसी तरह से एंडोमेट्रियोसिस की वजह से बहुत बार ट्यूब्स के अंदर एडहेशंस क्रिएट होते हैं। ट्यूब्स वो प्लेस है जहां पर फीमेल का एग एंटर करता है और मेल का स्पर्म जाकर दोनों फर्टिलाइज होते हैं और सेट बनता है या प्रेगनेंसी आती है। तो इस पोजीशन में अगर कहीं पर भी एंडोमेट्रियम जैसा टिश्यू डेवलप करेगा तो पीरियड्स के दौरान वो ब्लीड करता है और यहाँ पर ट्यूबल ब्लॉकेज होने के चांसेस रहते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से पेरिट्यूबल एडहेशंस हो सकते हैं। पेरिट्यूबल एडहेशंस यानी ट्यूब के अंदर ऐसे जाले बन जाना जो ट्यूब की फंक्शनैलिटी को रोक देते हैं, या फिर आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती है, या फिर हेमेटोसैर्पिंग्स हो सकता है यानी ट्यूब के अंदर ब्लड का कलेक्शन, क्योंकि वो टिश्यू जब पीरियड्स आएंगे तो वहां पर ब्लीड करेगा और ब्लड कलेक्शन क्रिएट करेगा। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट के अंदर एडहेशंस देखने को मिलते हैं। ये एडहेशंस कहाँ होता है? बहुत बार अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है ओवरीज अडहियर टू यूट्रस। नॉर्मली ओवरीज जो होती हैं वो हमारे फैलोपियन ट्यूब्स के साथ अटैच होती हैं, लेकिन जब यहाँ पर बहुत सीवियर एडहेशंस बन जाते हैं तो प्रेशर की वजह से ये ओवरीज इधर से यूट्राइन मसल्स पर जाकर अडहियर हो जाती हैं। अगर इसके साथ साथ एडहेशंस के साथ आपकी ट्यूब्स भी इधर पहुंच जाती हैं तो उस कंडीशन में नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर ट्यूब्स इधर रह गई हैं और आपकी ओवरीज पोस्टीरियर ऑफ द यूट्रस में जाकर चिपक जाती हैं वॉल में, तो उस कंडीशन में ट्यूब और ओवरी का रिलेशन जो है जिसे हम ट्यूबो ओवेरियन रिलेशन कहते हैं, ये रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है और कंसेप्शन नहीं होता है। तो हमें इसको भी बहुत अच्छे से मॉनिटर करना होता है। अदर देन दैट एंडोमेट्रियोसिस में रेक्टल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस भी दिखता है जिसमें रेक्टल टिश्यूज दिखते हैं। रेक्टल जब टिश्यूज होते हैं तो पीरियड्स के दौरान रेक्टम एरिया में बहुत सीवियर पेन क्रिएट करता है और उससे भी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से पेशेंट की लाइफ बहुत क्रिटिकली पेन में रहती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होते हैं। अदर देन दैट यूट्रस के आसपास, यूरिनरी ब्लैडर के आसपास सब जगह कुछ एडहेशंस बनते रहते हैं जिससे हम ऐसे बोलते हैं कि फ्रोजन पेल्विस हो गया है, यानी कि यूट्रस पूरा जम गया है, पूरा पेल्विक एरिया जम गया है, उसके आसपास किसी भी ऑर्गन में मूवमेंट करने की कैपेसिटी नहीं बची क्योंकि जो टिश्यूज वहां डेवलप किए थे वो ब्लीड कर करके एडहेशंस क्रिएट कर रहे थे और हर ऑर्गन एक दूसरे ऑर्गन से चिपक जाता है। तो एंडोमेट्रियोसिस ओवरऑल एक डिजीज है जिसके अलग अलग सिम्टम्स हमें अलग अलग अल्ट्रासाउंड्स में दिखते हैं। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट ना दिखे लेकिन आपको हेमेटोसैर्पिंग्स मिल सकता है। अगर आपको हेमेटोसैर्पिंग्स अल्ट्रासाउंड में नहीं मिल रहा, आप ट्यूब का टेस्ट जरूर कराएं एंडोमेट्रियोसिस केसेस में, क्योंकि आपको पेरिट्यूबल एडहेशंस मिल सकते हैं। तो ट्यूब भले ही ओपन होगी लेकिन कंसीव करने में दिक्कत करती है। तो ऐसी समस्याएं जो हैं वो इनफर्टिलिटी की तरफ लेकर जाती हैं। इसलिए कि अगर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बन रही है तो उस मंथ में उधर जो भी फॉलिकल डेवलप करेगा वहां पर सिस्ट बनने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। फर्स्ट। सेकंड, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट अगर बहुत बड़ी है तो ओवरी से एग रिलीज ही नहीं हो पाता और पेशेंट का ओव्यूलेशन जो है वो रुक जाता है। थर्ड, अगर ट्यूबल फैक्टर कहीं पर इम्पैक्ट है तो भी आप कंसीव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ट्यूब्स कंसीव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है।
फोर्थ, अगर आपका ट्यूब और ओवरी का रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो उस कंडीशन में भी कंसेप्शन होना नामुमकिन सा हो जाता है। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं वो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से डेवलप होते हैं और इसी को हम इनफर्टिलिटी विद एंडोमेट्रियोसिस की कैटेगरी में रखते हैं। तो इनफर्टिलिटी विद एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बहुत अच्छे से किया जाता है और इसी वजह से हम लोग एंडोमेट्रियोसिस केसेस में मोर देन 70% पेशेंट्स आराम से आशा आयुर्वेदिक के ट्रीटमेंट से कंसीव करते हैं। तो अगर आप एंडोमेट्रियोसिस की समस्या से जूझ रहे हैं, लेप्रोस्कोपी कराकर थक चुके हैं या नहीं कराना चाहते हैं, आईवीएफ कराकर थक चुके हैं जिसकी सक्सेस एंडोमेट्रियोसिस में हार्डली 15 to 20% रहती है, ऐसी कोई भी समस्या है तो बिल्कुल परेशान ना हो। आप इनफर्टिलिटी विद एंडोमेट्रियोसिस या विदाउट इनफर्टिलिटी जस्ट एंडोमेट्रियोसिस की अनमैरिड फीमेल की कोई कंप्लेंट है तो आप आशा आयुर्वेदा में संपर्क करें। आप इस प्रॉब्लम को जड़ से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।